नमस्कार दोस्तों। अपने टॉपिक चल रहा था सरल रेखा। उसके मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लेके आया था आपके लिए। 10 क्वेश्चन तक अपने कर चुके थे। आज अपने नेक्स्ट क्लास को अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला 11th क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। ये ए कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं बच्चों 1 तथा 3, और एक सी बिंदु है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 5,1। ये किसी आयत के दो सम्मुख शीर्ष हैं। यदि शेष दो शीर्ष बी तथा डी को मिलाने वाली रेखा का ढाल 2 हो तो बीडी का समीकरण है। तो बीडी का समीकरण है क्या बच्चों? इसका क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये एक आयत है जो ए बी सी डी है। इसका अपने को ए शीर्ष दे रखा है 1,3 और सी शीर्ष दे रखा है 5,1। ये ए और सी दो शीर्ष दे रखे हैं सम्मुख शीर्ष। यदि शेष दो शीर्षों बी तथा डी को मिलाने वाली रेखा, बी तथा डी को मिलाने वाली रेखा, बी तथा डी को मिलाने वाली रेखा, अपने को बीडी रेखा की ढाल दे रखी है। कितनी दे रखी है बच्चों? इसकी ढाल 2 दे रखी है। बीडी का समीकरण पूछा है। मैंने आपको बताया था किसी भी रेखा के समीकरण के लिए अपने को 2 चीजें जरूरी चाहिए। एक तो उस रेखा की ढाल, दूसरा उस रेखा पे कोई ना कोई बिंदु। तो बीडी की ढाल तो मेरे को पता लगी कितनी है 2, यानी एम की वैल्यू तो कितनी है बच्चों? 2 है। अब मेरे को बीडी पे कोई बिंदु चाहिए। आप लोग जानते हो मैंने बताया था कि किसी भी आयत के विकर्णों के मध्य बिंदु क्या होते हैं? संपाती होते हैं। यानी एसी का मध्य बिंदु जो होगा वही किसका मध्य बिंदु होता है बच्चों? बीडी का मध्य बिंदु होता है। यानी जो एसी का मध्य बिंदु होगा, ए और सी का मध्य बिंदु क्या आएगा बच्चों? आप देख सकते हो x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y/2। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 3। और ये कितना आ जाएगा? 2। ये बीडी का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। यानी ये जो बिंदु है 3,2, 3,2, ये कहाँ पे स्थित होगा भाई? बीडी रेखा पे स्थित होगा। किस रेखा पे स्थित होगा? बीडी रेखा पे। अब मेरे को बीडी रेखा का क्या चाहिए? समीकरण। तो मैंने इस पे कोई बिंदु निकाल लिया 3,2, और इसकी ढाल मेरे को पता है कितनी है? 2। तो बीडी का समीकरण क्या होगा बच्चों? समीकरण आपको पता है किसी भी रेखा का क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो बीडी पे कोई बिंदु मिल गया मेरे को। कितना मिला? 3,2। तो ये 2 यहाँ रख दो। m की वैल्यू कितनी है बच्चों? ढाल कितनी है? 2 है। और x1 कितना है बच्चों? बीडी पे कोई बिंदु 3। तो बीडी का समीकरण क्या आ जाएगा बच्चों? y माइनस 2, 2x माइनस 6। इसको इधर ले जाओ बच्चों। 2x माइनस वाई, ये प्लस का इधर आके माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये उस बीडी रेखा का क्या आ गया? समीकरण आ गया। क्या आया? 2x माइनस वाई माइनस 4। ये 4 इधर बराबर में है तो इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। यानी अपने को इसमें बीडी रेखा का समीकरण चाहिए था। बीडी की ढाल मेरे को दे दी थी कितनी? 2। बीडी रेखा के समीकरण के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो उस रेखा की ढाल, दूसरा उस रेखा पे बिंदु। तो मैंने बिंदु कैसे निकाला आपको पता है? इसके विकर्णों के मध्य बिंदु क्या होते हैं? सपाती होते हैं। यानी जो एसी का मध्य बिंदु होगा वो किसका होगा? बीडी का। तो बीडी का मध्य बिंदु निकाला, वो एसी के मध्य बिंदु के क्या आ रहा? बराबर। तो इससे अपने यहाँ क्या आ गया? नेक्स्ट देखिए, रेखाओं 4x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 से निर्मित त्रिभुज का लंब केंद्र है। अब मेरे से पूछा लंब केंद्र। मैंने आपको एक चीज बताई थी, लंब केंद्र क्या होता है? लंब केंद्र क्या होता है बच्चों? मान लो ये एक त्रिभुज है ए बी सी। इसके ए शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाला गया, बी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया, और सी शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाला गया। तो ये जहां पर तीनों बिंदु रेखाएं अपने आप को इंटरसेक्ट करती है, ये बिंदु हमारा क्या होता है? लंब केंद्र होता है। क्या होता है? लंब केंद्र। अगर हमारा त्रिभुज क्या हो? समकोण हो। अगर हमारा त्रिभुज क्या हो? समकोण हो, तो लंबवत भुजाएं, मैंने आपको बताया था अगर कोई त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो लंबवत भुजाओं का
प्रतिच्छेद बिंदु, ये वाला बिंदु ही हमारा क्या होता है, लंब केंद्र होता है। मैंने आपको ये चीज डेफिनेट सी बताई थी। क्या कभी भी लंब केंद्र का क्वेश्चन है तो पहले तो इसी कंसेप्ट पे जाएंगे कि अगर हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो लंबवत भुजाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारा क्या होता है, लंब केंद्र होता है। क्या होता है, लंब केंद्र। यानी इसमें लंब केंद्र अगर बात की जाए, इसमें लंब केंद्र कौन होगा, बी पे लंब बन रहा है तो हमारा लंब केंद्र कौन होगा, बी होगा। अगर त्रिभुज समकोण है तो इसके अंदर लंब केंद्र कौन होगा, जो समकोण जहां पे बनता है वही हमारा क्या होता है, लंब केंद्र होता है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को तीन भुजाएं दे रखी हैं, 4x - 7y + 10 = 0। अगर मैं बात करूं इसकी ढाल कितनी होगी, इस रेखा की ढाल क्या होती है आपको पता है, -a/b, किसी भी रेखा की ढाल। इसमें a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है -7, यानी इस रेखा की ढाल कितनी आ गई 4/7, एक आ गई। दूसरी रेखा क्या दे रखी है बच्चों, x + y = 5। इस रेखा की अगर ढाल की बात करी जाए तो कितनी आएगी बच्चों, -a/b होती है फॉर्मूला, तो ये a की वैल्यू तो कितनी है बच्चों अपने पास, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 और b की वैल्यू भी कितनी है 1, यानी m2 कितना आ गया -1। अपने अभी तीसरी रेखा क्या दे रखी है 7x + 4y = 15, तो इस रेखा की ढाल कितनी आएगी बच्चों -a/b। a की वैल्यू कितनी है बच्चों 7/4, यानी ढाल कितनी आ गई -7/4। अब एक चीज सुनो, ये तो चलो -1 है, इसकी ढाल देखो, पहली रेखा की ढाल कितनी है 4/7 और जो तीसरी रेखा इसकी ढाल कितनी है -7/4। यानी अगर ये त्रिभुज की दो भुजाएं हैं और आप अगर बात की जाए m1 × m3 करो तो कितना आएगा बच्चों 4/7 -7/4, यानी कितना आएगा भाई, यानी पहली रेखा की ढाल और तीसरी रेखा की ढाल का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है -1 आ रहा है। कहने का मतलब अगर दो रेखाओं की ढाल का मल्टीप्लाई अगर -1 आ जाए तो वो रेखाएं क्या होती हैं, लंबवत। कहने का मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या होंगी, लंबवत होंगी। क्या होंगी, लंबवत। यानी ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, तीन में से ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, लंबवत, क्योंकि इनकी ढाल का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है -1 आ रहा है। मैंने आपको अभी बताया था लंबवत भुजाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही क्या होता है, लंब केंद्र होता है। यानी इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा वो हमारा क्या होगा, लंब केंद्र होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों क्या है, लंबवत। और लंबवत है तो मतलब त्रिभुज कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज। अगर दो भुजाएं लंबवत है तो समकोण त्रिभुज हो गया। और आपको पता है लंबवत भुजाओं का ही अपना जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही क्या होगा, हमारा लंब केंद्र। यानी अब इन दोनों भुजाओं का क्या निकालूंगा मैं, प्रतिच्छेद बिंदु निकालूंगा। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इसको मैं 7 से गुणा कर देता हूं और इसको किससे गुणा करके, 4 से गुणा करके घटा देता हूं। तो इसको 7 से गुणा करिए, इसको 4 से गुणा करिए और घटा दीजिए इसमें से। तो इसको घटाइए, देखो 7 चौक 28x, 4 7 28x, 28x से 28x क्या हो गया, कैंसर। 4 चौक 16 और 7 49, 16 और 49 कितना हो जाएगा बच्चों, 65y। इसी प्रकार देखिए ये -70 आएगा और ये कितना आएगा, 60 आएगा और इधर जाके 130 हो जाएगा। ये भाई इसमें इसको 7 से गुणा करके और इसको 4 से गुणा करके दोनों को आपस में क्या कर दिया, घटा दिया। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 130/65, यानी कितनी आ जाएगी बच्चों, 2। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब दो वैल्यू कोई भी समीकरण में पुट करो, चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो। मैं इसमें पुट कर देता हूँ, 7x 4 2 = 15। तो ये 4 दूनी 8, 15 - 8 7, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। यानी बिंदु क्या मिल गया अपना, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। यही हमारा क्या होगा, लंब केंद्र होगा। क्या होगा, लंब केंद्र। जब भी लंब केंद्र का क्वेश्चन आए आपको पहले इसी कंसेप्ट में जाना है, क्या त्रिभुज समकोण त्रिभुज तो नहीं है। तो आपने देखा ये त्रिभुज क्या था, समकोण त्रिभुज था। और समकोण त्रिभुज में लंबवत भुजाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही हमारा क्या होता है, लंब केंद्र। तो मैं इसी कंसेप्ट में गया, मैंने पहले देखा इस भुजा की ढाल कितनी थी 4/7, इसकी ढाल कितनी थी -7/4, दोनों का गुणा कितना आ रहा था -1। अगर दो भुजाओं की ढालों का गुणा -1 आ जाए तो आपस में क्या होती है, लंबवत। और अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो लंबवत भुजाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारा क्या होता है, लंब केंद्र होता है। तो इसका लंब केंद्र कितना आ गया बच्चों, 1,2। ये आपका क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखिए, यदि किसी रेखा के अक्षों के बीच के अंतःखंड को बिंदु 3, -4
2:3 में विभाजित करता है तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है, कोई रेखा है, अक्षों के बीच के अंतःखंड को कोई बिंदु है 3, -4, ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में विभाजित करता है, तो उस रेखा का क्या चाहिए मेरे को, समीकरण चाहिए। मैं मान लेता हूँ बच्चों, इसमें अंतःखंड की बात आ रही है, तो मैं रेखा का एक्स अंतःखंड मान लेता हूँ। एक्स अंतःखंड कितना मान लेते हैं बच्चों, अपने ए मान लेते हैं, और वाई अंतःखंड कितना मान लेते हैं, अपने बी मान लेते हैं। आप लोग जानते हो एक्स अंतःखंड ए है तो रेखा का समीकरण क्या होगा, एक्स पॉन ए, और वाई अंतःखंड बी है तो क्या होगा, वाई पॉन बी इज इक्वल टू 1। ये रेखा का समीकरण होगा, ये लोग आप अच्छी तरीके से जानते हो। अब देखो बच्चों, इसने कहा है कोई रेखा है, ये मान लो रेखा है, एक्स पर कितना अंतःखंड काटती है, ए, तो कौन सा बिंदु होगा बच्चों, ये वाला A0, और वाई पर कितना अंतःखंड काटती है, बी, तो ये बिंदु क्या होगा, 0, बी। इस अक्षों के बीच के अंतःखंड को कोई बिंदु है 3, -4 अंतःखंड, ये इन अंतःखंड को ना कोई अन्य बिंदु है बच्चों 3, -4, मेरे को नहीं पता, मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ ये 3, -4 बिंदु है। आपको सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में -4, मैं एक एग्जांपल लेके जा रहा हूँ, ये 3, -4 है ना, इस रेखा को अंत अक्षों के बीच किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित। अब अपने विभाजन सूत्र जानते हैं आप लोग, mx1 x2 वाला, तो ये 3, -4 आप लोग जानते हो क्या होगा, इसके निर्देशांक। अगर मान लो इन दो बिंदुओं को ये बिंदु 3:2 में विभाजित कर रहा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो क्या करना है आप लोगों को, mx1 यानी क्या होगा 3a प्लस 2a0, ये याद है ना, mx1 प्लस nx2 अपॉन में m प्लस n, यानी m प्लस n किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3:2 में, कोमा, फिर देखिए 2 का किसके साथ होगा, b के साथ, प्लस 3 का किसके साथ होगा बच्चों, 0 के साथ, अपॉन में 2 + 3। ये बच्चों ये जो बिंदु था 3, -4, इन अंतःखंडों को 2:3 में मैं क्या कर रहा था, विभाजित। विभाजन सूत्र जानते हो, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, उसका फॉर्मूला यूज किया बच्चों, ये आ गया, सॉरी, ये देखिए 3, -4, इसको कैलकुलेट करिए, ये तो 0 हो गया, ये 3a/5 हो गया, ये कितना हो गया बच्चों, 2b/5। अब आप लोग जानते हो पहला एलिमेंट पहले के, दूसरा दूसरे के, तो यहाँ से मैं इसको बराबर रख देता हूँ। 3 किसके बराबर आएगा बच्चों, 3a/5 के, 3 से 3 कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इसी प्रकार दूसरा एलिमेंट दूसरे के, यानी -4 किसके बराबर आएगा, 2b/5 के, ये कट गया बेटा, -2 आएगा, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -10। a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, -10। मेरे को तो रेखा का समीकरण चाहिए था, तो रेखा का समीकरण क्या होता है, x/a प्लस y/b इक्वल टू a, और b की वैल्यू आ गई, पुट करिए इसमें, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू -10 है, तो ये 10 माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बच्चों, 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, सॉरी, एलसीएम कितना आएगा बच्चों, इसमें 10 आएगा, ये कितना आएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो कौन से ऑप्शन में पड़ा है भाई, ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 ये पड़ा, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए बच्चों, ये ऑप्शन क्या आ गया इसका, डी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो क्या था इस क्वेश्चन में, यदि किसी रेखा अक्षों के बीच के अंतःखंड को बिंदु 3:4 में विभाजित करता है, किस अनुपात में, दो, तो उस रेखा का, तो मैंने अक्षों के अंतःखंड क्या मान लिए थे कि रेखा है और कितना अंतःखंड काटती है, ए और बी, तो रेखा का समीकरण क्या होगा, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये एक अंतःखंड a,0, दूसरा 0,b, ये बिंदु था, इसे किस अनुपात में विभाजित करता था, 2:3। अब कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 यहाँ लिख लेते, 3 यहाँ लिख लेते हैं, ध्यान रखना बच्चों 2:3 लिखा है, मतलब कहाँ से, इधर वाले अंतःखंड, यानी ये x अंतःखंड पहले लिखा जाएगा, x अंतःखंड 2 और y अंतःखंड 3, तो अनुपात लेने में गलती मत कर देना, ये गलत हो जाएगा नहीं तो इस विभाजन सूत्र से अपने a और b की वैल्यू निकाली, पुट किया, एलसीएम लिया, आपका क्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों अपने। नेक्स्ट क्या है, रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 से निर्मित त्रिभुज का अंतःकेंद्र है। ये बच्चों अपने को कह रहे हैं अंतःकेंद्र निकालने, 3 रेखाएं दे दी हैं त्रिभुज की और अंतःकेंद्र निकालने। मैंने आपको बताया था अगर
त्रिभुज के तीन शीर्ष बच्चों आपके पास ये है x1 y1, ये x2 y2 और तीसरा x3 y3। ये भुजा मान लो कितनी है, a है, ये b है, ये c है। आपको या फिर उल्टा कर लो ताकि गलत ना हो, कॉमन सीक्वेंट में ले लेते हैं। ये a मान लो, ये b मान लो, ये क्या मान लो c। तो आपको मैंने बताया था इसका अंतः केंद्र क्या होता है बच्चों, अगर ये लेंथ a है, ये b है, ये a है, ये इसके शीर्ष है, तो अंतः केंद्र का फॉर्मूला बताया था आपको ax1 सामने वाली भुजा की लंबाई और सामने वाला x शीर्ष, फिर b प्लस में bx2 प्लस में cx3 बताया था ना, अपॉन में बताया था a प्लस b प्लस c। ये तो x अंतः x निर्देशांक आ गया। y कैसे निकालना है, ऐसे ही y a y1 b y2 प्लस c y3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। ये बच्चों आपका x निर्देशांक होता है अंतः केंद्र का और ये y निर्देशांक होता है। तो ये क्वेश्चन के अंदर अपने को त्रिभुज की तीन भुजाएं दे रखी हैं, x बराबर 0, y बराबर 0 और तीसरी भुजा दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। मेरे को निकालना क्या बच्चों, इसका अंतः केंद्र निकालना है। क्या निकालना है, अंतः केंद्र। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनके शीर्ष निकाल लूंगा। शीर्ष कैसे निकलेंगे, देखो x बराबर 0 और y बराबर 0 दो रेखाएं जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वही इसके क्या होते हैं, त्रिभुज के शीर्ष। तो पहली रेखा इसको कहाँ पे पहला देखिए x बराबर 0 और y बराबर 0 का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो कौन होगा, आप कहोगे सर 0,0 होगा, इसमें क्या बताने वाली बात है। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, इसमें x की वैल्यू 0 रख दो बच्चों, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। एक प्रतिच्छेद बिंदु ये मिल गया। अब y बराबर 0 और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, इसमें y की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू 0 रख दो और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ये अपने को त्रिभुज के तीनों शीर्ष मिल गए। कौन कौन से, x बराबर 0, y बराबर 0 और ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष मिल गए। आपको पता है एक तो 0 0 0 3 और 4 0, ये त्रिभुज के क्या मिल गए, तीनों शीर्ष मिल गए। अब देखो ये लेंथ निकाल सकते हैं अपने, ये लेंथ आप कहोगे सर निकाल सकते हैं कैसे, ये लेंथ आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, इन दो बिंदुओं के बीच की देखो 0 0, ये दूरी कितनी आएगी, आप कहोगे सर 3 आएगी। ये दूरी कितनी आएगी बेटा, 0 आप लोग निकाल सकते हो। देखो बेटा 0 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16 और 3 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 9 रूट 25 यानी ये दूरी कितनी आएगी बच्चों, 5 आएगी। और इसी प्रकार से ये दूरी कितनी आएगी, 4। आपने क्या किया, इन रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाला, वही हमारे त्रिभुज के क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। इन शीर्षों का यूज करते हुए हमने इन भुजाओं की क्या निकाल ली, लंबाइयां निकाल ली। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई भी आ गई और तीनों शीर्ष भी आ गए। अंतः केंद्र आपको पता है कैसे निकालते हो, तो इसके अंतः केंद्र के निर्देशांक निकालने आपको। तो अंतः केंद्र के निर्देशांक निकालना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको सिर्फ बताया है। ये भुजा लो, इसके सामने पहले x कोऑर्डिनेट निकालना है, x निर्देशांक। ये भुजा लो, इसके सामने वाला x निर्देशांक को गुणा कर दो, 5 गुना 0। फिर ये भुजा लो, इसके सामने वाले को गुणा कर दो, 4 गुना 0, ax1 bx2 फिर cx3, 3 गुना 4। नीचे सभी भुजाओं का सम 3 प्लस 4 प्लस 5 यानी 5 प्लस 4 प्लस 3। ये तो x निर्देशांक आ गया अंतः केंद्र का। अब y निकालना है, तो 5 गुना 0 बच्चों समझ रहे हो बात को, प्लस 4 गुना 3 प्लस 3 गुना 0, ये इसका y निर्देशांक आ गया। नीचे वही a प्लस बी प्लस सी। फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, फॉर्मूला अगर याद नहीं है, फॉर्मूला याद करना कोई बड़ी बात नहीं, मैंने सिंपल बताया है। अगर x निर्देशांक करना है तो सामने वाली भुजा को x शीर्ष से गुणा कर दो, और y निर्देशांक करना है तो सामने वाली भुजा को y शीर्ष से गुणा कर दो, तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसको करिए कैलकुलेट, 0 0 ये कितना आ गया, 12, 5 4 9 और 3 12, ये भी 12, ये 0 4 3 12, ये भी कितना आएगा बच्चों, 5 4 9 3 12, 12 12 आ रहा है बच्चों। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। इसका आंसर कितना आ गया, 1,1, यानी ये क्या आ गया, अपने अंतः केंद्र के निर्देशांक। यही अपने को क्या करना था, फाइंड करना था। तो अपने को क्या निकालना था, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई थी, अपने को क्या निकालना था, उसका अंतः केंद्र। अंतः केंद्र के लिए उसके शीर्ष निकालने जरूरी है और त्रिभुज की भुजाएं निकालनी, सॉरी भुजाओं की लंबाइयां निकालनी जरूरी है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाले। सभी रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारे क्या होते हैं, उनके शीर्ष होते हैं। इन शीर्षों से मैंने इनकी लंबाइयां निकाली बहुत आसानी से। फिर मेरे पास अंतः केंद्र का फॉर्मूला था, यूज किया, इसका अंतर केंद्र कितना आ गया, 1,1 यानी बी ऑप्शन का
राइट होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेखाओं x बराबर 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 से निर्मित त्रिभुज का केंद्रक है। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, बस इसमें फॉर्मूला अलग यूज होगा। इसमें पूछा क्या बच्चों, केंद्रक पूछा है। आप लोग जानते हो अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष आपको पता है x1 y1, x2 y2 और तीसरा शीर्ष x3 y3 है, तो इसका केंद्रक क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कोमा y1 प्लस y2 कोमा y3 अपॉन में 3। अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष आपको पता है x1 x2 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो इसका जो केंद्रक होता है वो क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3, ये इसके केंद्रक का फॉर्मूला होता है। अपने को देखो, अगर मेरे को ये तीन त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, अगर मैं इस त्रिभुज की भुजाओं से इन त्रिभुजों के क्या निकाल लूं, शीर्ष निकाल लूं, तो मैं इसका क्या निकाल सकता हूं, केंद्रक निकाल सकता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x बराबर 0 तथा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालूंगा। वो हमारा एक शीर्ष मिल जाएगा बच्चों, क्योंकि त्रिभुज की बजाय आप आपस में जहां पर प्रतिच्छेद करती है वही इसका क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट करिए, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -3, एक शीर्ष मिल गया। फिर x बराबर 0 तथा तीसरी भुजा कौन सी है, इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। इसमें x की वैल्यू 0 पुट करिए, 0 पुट करोगे ये तो 0 हो जाएगा, ये 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी दूसरा शीर्ष कितना आ जाएगा 0,2। अब दोनों लास्ट सेकंड तथा थर्ड भुजा का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। ये है बच्चों, इनका प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलेगा आप लोग जानते हो, अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं, इसको 2 से गुना कर दूं और इसमें से क्या, इसमें या सॉरी इसको 3 से गुना करके इसमें जोड़ दूं, तो इसको 3 से गुना करिए, क्या आएगा 3x, ये भाई -3y इज इक्वल टू 9, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये कैंसल, जोड़ रहा हूँ बच्चों, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x और इक्वल में कितना आ गया 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो x की वैल्यू 3 इसमें पुट करिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 3 0। तो मैंने तीनों शीर्ष निकाल लिए। शीर्ष क्या होते हैं, जहां पर त्रिभुज की भुजाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारे क्या होते हैं, त्रिभुज के शीर्ष। त्रिभुज के तीनों शीर्ष मिल गए बच्चों, क्या क्या मिले आप लोग देख सकते हो, 0, -3, 0, 3, 0 और 0,2। आपको क्या निकालना है बच्चों, केंद्रक निकालना है। क्या निकालना है, केंद्रक। और केंद्रक निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो x1 देखो कितना है, ये x1, ये x2, ये x3, तो 0 प्लस 3 प्लस 0/3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये तो देखो 3/3 आ जाएगा बच्चों, 1 बन जाएगा। ये -3 प्लस 2, ये कितना हो गया -1/3, कितना हो गया -1/3। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका जो केंद्रक आया कितना आया 1, -1/3। तो ये कौन से ऑप्शन में पड़ा है बच्चों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्लियर बच्चों, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन, केंद्रक निकालना चाहे अंतः केंद्र निकालना है, इसके लिए आपको त्रिभुज के शीर्ष चाहिए होंगे। तो शीर्ष क्या होते हैं, त्रिभुज की भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारे क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। रेखाएं जो है x² -3, ऐसे है बच्चों, ये गलत लिखा हुआ, प्रिंट गलत हुआ है, x² -3y² इज इक्वल टू 0 तथा x इज इक्वल टू a त्रिभुज बनाती हैं। आप कहोगे सर ये दो ही भुजाएं त्रिभुज कैसे बनाएंगी, ये दो नहीं है बच्चों, ये 3 है, ये रेखा युग्म है। इस भुजा को ऐसे लिखा जा सकता है, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसमें गलती दी होगी ना, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों x का स्क्वायर माइनस √3y का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या बनेगा बच्चों, x प्लस √3y और x माइनस √3y इज इक्वल टू 0, यानी ये क्या बन जाएगा बच्चों, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, a माइनस, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई, त्रिभुज की तीनों। आपको पूछ रहा है ये क्या, कौन सा त्रिभुज बनाती है, समद्विबाहु, समबाहु, समकोणीय या इनमें से कोई नहीं।
अगर मैं त्रिभुज की सभी लंबाइयां निकाल लूं तो मेरे को पता लग सकता है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं की अगर लंबाइयां निकाल लें तो मेरे को पता लग सकता है ये समबाहु है, समद्विबाहु है, समकोणीय है या कौन सा है। तो यही काम करेंगे बच्चों। तो लंबाइयां निकालने के लिए इनके शीर्ष निकालना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों से प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लूंगा। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर इन दोनों को प्लस कर दूं, इसको और इसको, तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x। तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 0, एक शीर्ष आ गया बच्चों। अब इन दोनों से निकालेंगे शीर्ष। इसमें x की वैल्यू a पुट करो, a पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -a/√3 आएगी। दूसरा शीर्ष मिल गया। तीसरा इसी प्रकार क्या मिलेगा बच्चों, इस भुजा से और इस भुजा से प्रतिच्छेद बिंदु निकालने, जो भी क्रिया सेम क्वेश्चन डिट्टो है यही। x की वैल्यू a पुट करिए इसमें, y की वैल्यू कितनी आएगी, a/√3। ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष आ गए। कौन कौन से, 0 0, a/√3 और a/-a/√3, ये तीनों शीर्ष आ गए। अगर ये तीनों शीर्षों से मैं त्रिभुज की क्या निकाल लूं, दूरियां निकाल लूं। क्या निकाल लूं, दूरियां। इस शीर्ष को a नाम दे दो, इसको b दे दो, c दे दो, तो मैं बता सकता हूं कौन सा त्रिभुज है, समबाहु है, समद्विबाहु है ना। तो इन चीजों से तो मैं क्या करता हूं, पहले a b दूरी निकालता हूं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप लोग जानते हो क्या होती है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बच्चों, a माइनस 0 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो a/√3 माइनस इसका स्क्वायर यानी a²/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4a²/3 यानी 2a/√3 आएगी ये दूरी। ए भी दूरी निकाल ली। ऐसी बच्चों ए सी दूरी निकालोगे, वो भी कितनी आएगी बच्चों, 2a/√3 आएगी। अब ऐसी कौन सी दूरी निकालोगे, बी सी दूरी निकालोगे। बी सी दूरी अगर निकालोगे तो a माइनस ए 0, ये दोनों ऐड हो जाएंगे यानी a प्लस ए कितना हो जाएगा बच्चों, 2a/√3 का स्क्वायर। a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a/√3 का स्क्वायर। a प्लस ए 2a/√3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 2a/√3। अब देखो बच्चों, ए बी भुजा वो भी 2a/√3, ए सी भुजा वो भी कितनी आ रही है, 2/√3, बी सी भुजा भी कितनी आ रही है, उसकी लंबाई भी कितनी आ रही है, 2a/√3। यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या आ रही है, समान आ रही है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या आ रही है, समान आ रही है। मैंने आपको अभी बताया था, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या रहे, समान रहे, क्या रहे, समान रहे, तो वो त्रिभुज हमारा क्या होता है, समबाहु होता है। यानी त्रिभुज क्या होगा हमारा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, मेरे को त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हुई थी, इनसे मैंने उनके पहले तो क्या निकाले, इनके प्रतिच्छेद बिंदु यानी इनके शीर्ष निकाले। शीर्ष निकालने के बाद त्रिभुज की तीनों की भुजाएं निकाली। मैंने देखा तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या आ रही है, समान आ रही है, यानी त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु होगा। कौन सा होगा, समबाहु। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया बच्चों, सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, रेखाओं x बराबर 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 से निर्मित त्रिभुज का लंब केंद्र है। अपने को कह रहा है रेखाओं x बराबर 0, ये वाला क्वेश्चन अभी मैं आगे करवा के हटा था, वही वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, x बराबर 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 से निर्मित त्रिभुज का लंब केंद्र है। अभी पीछे जो क्वेश्चन किया था लंब केंद्र पूछ रहे, मैंने आपको बताया था पहला लंब केंद्र का कंसेप्ट जब भी पूछे आपको इस क्वेश्चन में जाना है। मतलब आपको कह रहा है अगर त्रिभुज समकोण हो गया, अगर त्रिभुज क्या हो गया, समकोण, तो लंबवत भुजाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही हमारा क्या होता है, लंब केंद्र होता है। अब देखो बेटा, x बराबर 0 है, इस रेखा की ढाल तो आप लोग जानते हो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। आपको पता है x बराबर 0 कौन सी अक्ष होती है, y अक्ष, और y अक्ष की ढाल क्या होती है, इनफाइनाइट। एक रेखा दूसरी है बच्चों, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, इसकी ढाल कितनी है बच्चों, इसकी ढाल कितनी आएगी, -1/2। और तीसरी रेखा कितनी है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसकी ढाल कितनी आएगी बच्चों, आपको बताया था -a/b, यानी इसकी ढाल कितनी आएगी, 2 आएगी। अब देखो m2 और m3 का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ रहा है, -1, यानी इस रेखा की ढाल और इस रेखा की ढाल का गुणा कितना आ रहा है, -1। अगर दो रेखाओं की ढालों का गुणा -1 आ जाए तो दोनों रेखाएं क्या होती है, लंबवत। कहने का मतलब ये रेखा
और ये रेखा आपस में क्या होगी, लंबवत होगी। और अगर आपको पता है अगर त्रिभुज की दो रेखाएं लंबवत हो तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है, समकोण। और मैंने बताया था समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होता है, लंबवत भुजाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। लंबवत भुजाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारा क्या होता है, लंब केंद्र। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ये लंबवत भुजाएं हैं कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली। अब इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। क्या करता हूँ बच्चों, इसको 2 से गुना करके इसके साथ ऐड कर देता हूँ। तो इसको 2 के साथ गुना करो, 2 दूनी 4x, 4x और ये 5x, ये 2y, ये 2y माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पड़ा इधर और ये 2 चौकी 8 और 2 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2। ये 2 वैल्यू यहाँ पुट करिए किसी भी इक्वेशन में, इसमें पुट कर दो चाहे इसमें, मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो 2 पुट करोगे तो 2 + 2y, सॉरी 2 + 2y = 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यानी लंब के अंदर क्या आ गया बच्चों, 2,0। ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही। अभी क्वेश्चन करवाया था, जब भी आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दे, आपको पहले यही चेक करना है कि कोई 2 भुजाएं लंबवत तो नहीं है। अगर आपको दिख रहा है 2 भुजाएं कोई लंबवत है तो उनका प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारा क्या होता है, लंब केंद्र। तो मेरे को दिखा ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या थी, लंबवत थी, क्योंकि इनकी ढालों का गुना कितना आ रहा था, -1। अगर 2 भुजाएं की ढालों का गुना लंबवत -1 आ जाए तो वो लंबवत है, और इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही हमारा क्या होगा, लंब केंद्र होगा। ये तो लंब केंद्र इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाला, यानी दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही है, तो एक में दूसरे की वैल्यू पुट की, यानी कितना आ गया, 2,0। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ये तीनों भुजाएं हैं लंबवत, समांतर, संगामी या एक त्रिभुज की भुजाएं। तो बच्चों देखिए, इसमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो सभी ऑप्शन को चेक करेंगे। देखो, 3 भुजाएं कोई समांतर कब होती हैं, भुजाएं समांतर कब होती है, जब उनकी ढालें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो पहली भुजा की ढाल कितनी आएगी, इस भुजा की ढाल कितनी आएगी बच्चों, -a/b। आप लोग जानते हो कितनी आएगी, -2/3। अरे ध्यान रखना, ढाल क्या होती है, x का कोएफिशिएंट अपॉन में y का कोएफिशिएंट माइनस लगा दो बाहर। इसकी ढाल कितनी आएगी बच्चों, आप कहोगे सर 3/2 आएगी, आपको पता ही है। m3 कितना आएगा बच्चों, -4/1, यानी -4 आएगी। क्या 2 भुजाएं कोई लंबवत है क्या, देखो परस्पर लंबवत मतलब तीनों म्यूचुअली लंबवत होनी चाहिए। आप कहोगे सर ये दोनों तो लंबवत दिख रही है मेरे को, क्योंकि इन दोनों का गुना m1 और m2 का गुना कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। क्योंकि m1 और m2 देखो बच्चों, m1 और अगर m2 का गुना करते हैं ना तो -2/3 और 3/2, ये तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। क्या ये m3 के साथ भी लंबवत है क्या, m3 के साथ तो लंबवत नहीं है। तो यानी ये परस्पर लंबवत वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि तीनों लंबवत होनी चाहिए, तीनों आपस में लंबवत नहीं है। क्या तीनों की ढालें बराबर है, तीनों की ढालें बराबर भी नहीं है, तो ढालें बराबर नहीं है तो ये समांतर भी नहीं होगी, 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, संगामी। अब आपको पता है त्रिभुज की भुजाएं संगामी कब होती है, मैंने आपको बताया था अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं a1x b1y + c1 = 0, ऐसी a2x b2y, a2x b2y + c2 = 0, a3x b3y + c3 = 0। ये संगामी कब होगी, जब a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, इसका सारणिक मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं इनका सारणिक मान निकाल के देखता हूँ, क्या पता 0 बन जाए बच्चों। 2 3 -5, 3 -2 -1, 4 1 -5, तो ये आ गया बच्चों। अब देखो यहाँ पर इसको चेक करते हैं, ये 2 को छोड़ दो, सारणिक मान निकालना आता है, किसी भी रो या किसी कॉलम को सोल्व कर लो। तो मैं पहली रो को सोल्व कर रहा हूँ, तो -2 × -5 कितना होता है बच्चों, -10, यानी +10 हो जाएगा। ये प्लस से 1 हो जाएगा बच्चों, ये 2 1 पोजीशन पे है तो माइनस का आएगा, आप लोगों को पता है। -15 सारणिक मान निकालना आना चाहिए बच्चों, -4 ये बता चुका हूँ 2-3 बार, ये आएगा। फिर -5 -15 +4, सही लिख रहे हैं भाई, और सॉरी यहाँ पर अपने 3 + 8 ये आएगा। अब इसका अरे सॉरी, चेक करना है 0 है या नहीं, 0 है नहीं, चेक करना है। अगर सारणिक मान इनका 0 आ गया तब तो आंसर अपना संगामी होगी, नहीं तो संगामी नहीं होगी। 10 और 11, 11 दूना 22, -15 और 4
-11 को 3 से किया प्लस का 33, फिर 8 और 3 11, 11 5 55, 33 और 22 55, 55 माइनस 55 0। यानी अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0 है, अगर उनका a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 अगर इसका सारणिक मान 0 आ जाता है तो ये त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं? संगामी होती हैं। त्रिभुज की नहीं, सिर्फ ये तीनों भुजाएं क्या होती हैं? रेखाएं क्या होती हैं? संगामी। तो मैंने यही कंसेप्ट लगा के देखा। मैं ऑप्शन से चेक कर रहा हूँ, पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, अब तीसरा ऑप्शन इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये रेखाएं क्या होंगी? संगामी होंगी। संगामी होने का मतलब ये तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरेगी। कुछ ऐसी होगी जिसमें से दो रेखाएं तो लंबवत होगी, दूसरी भुजा ऐसे गुजरेगी। तो ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर हुई बात बच्चों? समझ में आई? ऐसा नहीं करना तो आप दो का प्रतिशत बिंदु निकाल के अगर तीसरी को सेटिस्फाई करता है तो भी क्या होती है बच्चों? वो संगामी होती है। लेकिन ये कंसेप्ट इजी पड़ता है, बहुत बार अपने यूज भी कर चुके हैं इस कंसेप्ट को, तो ये कंसेप्ट अपने लिए इजी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चर रेखा ऐसे घूमती है कि इसके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग संदेव सी रहता है। एक रेखा है बच्चों, वो ऐसे घूम रही है, लेकिन ऐसे घूम रही है कि जो अक्षों पर जब भी अंतःखंड काटेगी ना, उसका योग हमेशा क्या रहेगा? सी रहेगा। और रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए, अक्षों के मध्य काटे गए अंतःखंड के मध्य बिंदु का बिंदु पथ है। मान लो मैंने मान लिया एक्स अक्ष, अंतःखंड की बात आ रही है, मैंने मान लिया एक रेखा है, एक्स अक्ष पर कितना अंतःखंड काटती है? ए काटती है। और वाई अक्ष पर कितना अंतःखंड काटती है बच्चों? बी काटती है। अब इसने क्या कहा है? एक रेखा ऐसे घूमती है कि अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग कितना है? सी। तो अगर कोई रेखा है एक्स अक्ष पर ए अंतःखंड काटती है और वाई अक्ष पर बी अंतःखंड काटती है, तो उनका योग तो बच्चों हमेशा कितना रहेगा? सी रहेगा। तो ए प्लस बी कितना होगा? सी होगा। अब बात करते हैं आगे, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसने कहा है अगर कोई रेखा अक्षों पर अंतःखंड इस प्रकार काटती है कि उसका योग कितना रहेगा। मैंने मान लिया एक्स पर ए अंतःखंड काटती है, वाई अक्ष पर बी अंतःखंड, उनका योग इसने कितना दिया हुआ बच्चों? सी, जो अचर है। अब देखो ये मेरी रेखा है बच्चों, ये एक्स पर ए अंतःखंड काटती है तो ए 0 हो गया और ये 0 बी हो गया। अब इसने क्या कहा है? इसके मध्य बिंदु का अंत, रेखा द्वारा अक्षों के मध्य, रेखा द्वारा अक्षों के मध्य अंतःखंड क्या काटे? ए 0 और 0 बी के मध्य बिंदु, इनका कोई मध्य बिंदु होगा, इसका मेरे को क्या चाहिए? बिंदु पथ चाहिए। तो मैं इसका मध्य बिंदु क्या मान लेता हूँ बच्चों? मेरे को नहीं पता, मैंने क्या मान लिया? एक्स वाई मान लिया। क्या मान लिया? इसका मध्य बिंदु क्या मान लिया? एक्स वाई। अब आप लोग जानते हो मध्य बिंदु क्या होता है। अगर मैं बात करूं एक्स कोमा वाई, अक्षों के मध्य इसका अंतःखंड ये एक्स कोमा वाई है, मध्य बिंदु एक्स और वाई के अगर निर्देशांक की बात की जाए तो क्या होगा? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो मध्य बिंदु एक्स वाई के निर्देशांक क्या होंगे? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y/2। तो एक्स वाई इसका मैंने मध्य बिंदु मानना है। अक्षों के मध्य कोई रेखा का अंतःखंड जो काटती है उसका क्या मान लिया मैंने? मध्य बिंदु मान लिया ए 0 और 0 बी का। तो एक्स वाई के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों? 0 प्लस a/2 और 0 प्लस b/2। तो यहाँ से अगर मैं बात की जाए तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी? a/2 और b/2। यहाँ से देखो आपको पता है x इसका मध्य बिंदु माना है तो a/2 और y इसका मध्य बिंदु माना है तो y किसके बराबर होगा? b/2 के। यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x। और इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2y। ये a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। x और y यहाँ पर क्या है? इन अंतःखंडों के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। यहाँ पर मैं h और k भी मान सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। h और k मानूंगा, वापस उसको मध्य बिंदु का बिंदु पथ निकालना है, वापस उसको x y रखना पड़ेगा, तो मैं पहले ही x y मान के चल पड़ा। मैंने मान लिया इसके मध्य बिंदु के बिंदु पथ क्या है? x कोमा y। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2x, b की वैल्यू कितनी आ गई? 2y। ये दोनों वैल्यू अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2x प्लस 2y, ए की जगह 2x और बी की जगह 2y इज इक्वल टू कितना आ गया? c। 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो ये कितना आ गया? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पर x और y किसके निर्देशांक है? मध्य बिंदु के। यानी मध्य बिंदु का बिंदु पथ क्या आ गया? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अपने को क्या कह रहा था? एक रेखा ऐसे घूमती है कि इसके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड के बिंदु पथ का योग क्या रहता है? सी रहता है। और मध्य बिंदु का क्या निकाला था अपने को? बिंदु पथ निकाला था, तो मैंने इसको
नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये वैसे ही क्वेश्चन आ गया जो भी करवा के हटा था। निर्मित त्रिभुज कौन सा है आपको बताना है। तो मैंने क्या कहा है, सबसे पहले चेक करेंगे त्रिभुज की भुजाएं समकोणीय है, समद्विबाहु है, समबाहु है। तो क्या करना है, तो आप लोगों कह सकते हो, देखो देखिए, देखने से पता लगेगा भाई। इसकी ढाल बताइए, इस रेखा की ढाल कितनी आएगी। आप कहोगे सर -7/-2, यानी ढाल कितनी आएगी इसकी 7/, ढाल निकालनी आनी चाहिए भाई, -a x का कोफिशिएंट अपॉन में b -2, तो ढाल कितनी आ गई पहली रेखा की 7/2। दूसरी रेखा की ढाल कितनी आएगी बच्चों, m2 कितना आएगा -7/2। ऐसी m3 कितना आएगा, m3 यानी y + 2 = 0, इसकी ढाल कितनी आएगी 0 आएगी। देखो ढाल निकाल ली, क्या तीनों में से तीनों ढालें बराबर है क्या, नहीं है, यानी समांतर तो नहीं है। अब देखो समकोणीय, किसी भी ढाल का गुणा कर लो -1 तो नहीं बनेगा, यानी समकोणीय भी नहीं है। तो ये समकोणीय वाला ऑप्शन तो कट हो गया। कोई भी दो ढालों का गुणा -1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, यानी कोई भी दो भुजाएं आपस में लंबवत नहीं है, यानी समकोणीय वाला ऑप्शन तो कट हो गया। अब अपने क्या करेंगे, इनके शीर्ष निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, शीर्ष। अब देखो शीर्ष कैसे निकलेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो आप लोग। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लीजिए बच्चों। पहले इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ देता हूँ। 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसल। 10 से -10 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या बचेगा, 14x = 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। x निर्देशांक 0 आ गया, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y निर्देशांक कितना आ जाएगा, 5। एक शीर्ष मिल गया त्रिभुज का। अब इन दोनों का निकाल लिया। अब बच्चों इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। इसमें y की वैल्यू -2 पुट करिए, y की वैल्यू -2 इसके अंदर पुट करिए, तो ये +4 +10 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। दूसरा शीर्ष भी मिल गया। तीसरा शीर्ष निकालना है, कौन सी भुजा बच्चों, 7x + 2y -10 = 0 तथा y = -2 से। y का निर्देशांक तो -2 ही है, इसमें -2 पुट करोगे तो x निर्देशांक कितना आ जाएगा, 2। तो अपने त्रिभुज के तीनों निर्देशांक निकाल दिए बच्चों। क्या क्या आए बच्चों, देखिए इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक आ गए 0,5 -2, -2 और 2, -2, ये तीनों शीर्ष आ गए। अब अपने को अगर शीर्ष आ गए तो त्रिभुजों की लंबाइयां निकाल सकते हैं। ये ए शीर्ष, ये बी शीर्ष, ये सी। तो ए बी लंबाई निकालिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जानते हो, y2 - y1 का स्क्वायर और x2 - x1 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बच्चों, -2 का स्क्वायर और -2 यानी -7 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 49 × 4 यानी √53। ए बी भुजा आ गई √53। ऐसी ये भुजा निकालेंगे BC भुजा। तो BC भुजा कितनी आएगी, 4 कितनी आएगी, 4 का स्क्वायर, यानी कितनी आएगी बच्चों, 4, ये 4 आएगी। फिर अपने कौन सी भुजा निकालेंगे, AC भुजा निकालेंगे। AC भुजा निकालिए, AC भुजा कितनी आएगी, 4 + 7 49 यानी √53। देखो बच्चों दो भुजाएं की लंबाइयां √53 आ रही है, तीसरी भुजा की लंबाई कितनी आ रही है, 4 आ रही है, यानी दो भुजाएं बराबर आ रही है, तीसरी भुजा क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। यानी ये दो भुजाएं अगर बराबर है, तीसरी भुजा अलग है, तो वो त्रिभुज कौन सा हो जाता है, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें क्या करना था बच्चों, एक त्रिभुज दिया था, इससे अपने को निर्मित त्रिभुजों की क्या निकालनी थी, भुजाएं निकालनी थी। तो तो अपने क्या किया, इस भुजा को अपने निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x² - 2hxy - y² = 0 से निरूपित रेखाएं मूल बिंदु के सापेक्ष 0 कोण पर सॉरी यहाँ पर 0 नहीं है बच्चों, यहाँ पर कुछ थीटा होगा, थीटा कोण पर घुमाई जाती है। किस कोण पर घुमाई जाए, थीटा कोण पर घुमाई जाए तथा वामावर्त दिशा में तथा दूसरी दक्षिणावर्त दिशा में घुमाई जाए, तो नई स्थिति में इन रेखाओं के मध्य अर्धकों का समीकरण होगा। इन रेखाओं के मध्य अर्धकों का क्या होगा, समीकरण पूछा है बच्चों आपसे। तो मैंने आपको अर्धकों का समीकरण निकालना बताया था।
मैंने आपको बताया था अगर आपको रेखा युग्म दे दिया जाए, आपको क्या दे दिया जाए, रेखा युग्म दे दिया जाए, तो अर्धकों का संयुक्त समीकरण क्या होता है। अगर मान लो ये रेखा युग्म है, आपको पता है ये क्या है, एक रेखा युग्म, तो इस रेखा युग्म में अर्धकों का जो संयुक्त समीकरण होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन में ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में एच। देखिए बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर कोई रेखा युग्म अपने को दे दिया जाए, आपसे इसके अर्धकों का समीकरण पूछा है, क्या पूछा है, अर्धकों का समीकरण। तो अर्धकों का समीकरण पहले बताइए होता क्या है, अगर रेखा युग्म दे दिया जाए तो क्या होता है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। इस समीकरण में से अपने क्या निकालते हैं, अर्धकों का समीकरण। अब ये देखो क्या कहते हैं, मेरे पास दो रेखा युग्म है, एक रेखा युग्म और ये दूसरा रेखा युग्म। एक रेखा को मैं इधर घुमाता हूँ थीटा कोण पर, अगर मैं एक रेखा को, देखो ये रेखा है, एक रेखा ये L1 है, ये L2 है। एक रेखा को मैं वामावर्त घुमा रहा हूँ, मतलब इस प्रकार से घुमा रहा हूँ। L1 को मैं अगर इधर ले जाऊं, इतना घुमा दूं, ये मेरी L1 बन गई। L1 को मैंने वामावर्त घुमा दिया, और L2 को उतने ही कोण पर मैं क्या कर दूं, दक्षिणावर्त घुमा दूं। क्या कर दूं, दक्षिणावर्त घुमा दूं। L2 ऐसे है तो L2 का दक्षिणावर्त कैसा होगा, ऐसे होगा, तो L2 दक्षिणावर्त घूमेगी तो ऐसे आ जाएगी। तो इनके बीच के कोण में कोई भी चेंज नहीं आता। अगर L1 को थीटा कोण वामावर्त घुमाया जाए, L2 को थीटा कोण दक्षिणावर्त घुमाया जाए, तो इन रेखाओं के बीच के कोण के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। अगर इन रेखाओं के बीच के कोण के अंदर कोई चेंज नहीं आता तो इनका अर्धक का समीकरण भी चेंज नहीं होगा। यानी जो इन रेखाओं का अर्धक होगा वो ही नए अर्धकों का समीकरण भी होगा। ध्यान से बात सुनिए, अगर किसी रेखा को वामावर्त, कोई रेखा युग्म है उसमें से एक रेखा को वामावर्त और दूसरी रेखा को क्या किया जाए, दक्षिणावर्त घुमाया जाए, तो उन रेखाओं के बीच के कोण में कोई चेंज नहीं आता। यानी जो पहले उनके अर्धक थे वो ही नए अर्धक भी वो ही रहेंगे। तो अपने को पहले अर्धक दिए हुए थे, अब नए अर्धक निकालने हैं। तो अगर कोई रेखा युग्म दिया हो तो उसके अर्धकों का समीकरण मैंने बताया किससे निकलता है, एक्स स्क्र अपॉन ए वाई स्क्र माइनस ए स्क्र, इससे निकलता है। अपने को समीकरण ये दी हुई है बच्चों। यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए बच्चों, ए की वैल्यू कितनी आएगी, कंपेयर करो 1 आएगी, एच की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एच आएगी, और बी की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -1। ये तीनों वैल्यू इसमें पुट करिए, ए माइनस बी, ए कितना है 1, बी की वैल्यू कितनी है -1, और एक्स वाई कितना है बच्चों, एक्स वाई तो पड़ा है, और एच की वैल्यू कितनी है बच्चों, इस बार एच की जगह कितना आ रहा है, -h आ रहा है, तो ये पुट कर दो। ये -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज बाई 2 एक्स वाई अपॉन में -h। ये h को इधर मल्टीप्लाई कर दो, h को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, ये इधर जाके h मल्टीप्लाई में हो जाएगा, h एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये 2 इधर आ जाएगा -2xy, ये 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा एच एक्स स्क्र माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। यानी अर्धकों का समीकरण क्या आ गया, एच एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। ये अपना क्या आंसर, ऑप्शन सी इसका कौन सा होगा, सही होगा। अरे बी ऑप्शन नहीं, इसका सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट। तो ध्यान रखना बच्चों, आपको ये संयुक्त समीकरण दिया हुआ था रेखाओं युग्म का, आपको क्या निकालना था, इनके अर्धकों का संयुक्त समीकरण। तो अर्ध का संयुक्त समीकरण निकलता किस रेखा से है, किस समीकरण से, इस समीकरण से निकलता है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर एक रेखा को वामावर्त दूसरी रेखा को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है तो उसके अर्धकों के समीकरण में कोई फर्क नहीं आता। यानी जो इस रेखा का अर्धक आएगा वो ही नए अर्धक आएंगे। तो इस रेखा के अर्धक इस समीकरण से निकाले मैंने, तो क्या है, एच एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। यही हमारे क्या होंगे, अर्धक होंगे, क्या होंगे, अर्धक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी और सी ये तीन त्रिभुज के शीर्ष है तो ए बी से के अर्धक का समीकरण। देखो क्वेश्चन, एक त्रिभुज है बच्चों, ए के शीर्ष दिए हुए हैं -1,
-7 और बी के शीर्ष दिए हैं 5,1 5,1 और इसके शीर्ष दिए हुए हैं बच्चों 1,4। मेरे को कह रहे हैं ये कौन है बच्चों, कौन ए बी सी के शीर्ष अर्धक। तो कौन इसका ये जो है अर्धक ए बी सी, मेरे को ए बी सी का क्या चाहिए, अर्धक चाहिए। इस कोण का मेरे को क्या चाहिए, अर्धक, यानी मेरे को इस रेखा का समीकरण चाहिए। अगर मान लो इसको बिंदु को डी कह दूं, यानी मेरे को किस रेखा का समीकरण चाहिए, बी डी रेखा का समीकरण चाहिए। अब मैंने आपको बताया था मेरे को क्या चाहिए, कोण ए बी सी के अर्धक का समीकरण। मतलब मेरे को ये अगर अर्धक इसका बी डी मानूं, मेरे को यानी किसका समीकरण चाहिए, बी डी रेखा का समीकरण चाहिए। आपको मैंने एक चीज बताई थी, किसी भी रेखा के समीकरण के लिए दो चीजें चाहिए, या तो उस रेखा पे मेरे को क्या मिल जाए, दो बिंदु मिल जाए, या एक बिंदु तथा उस रेखा की क्या मिल जाए, ढाल मिल जाए। मेरे को निकालना है बीडी रेखा का समीकरण। बीडी रेखा पे एक बिंदु तो मेरे को पता है, बी के निर्देशांक तो मेरे को पता है। अगर मैं डी के निर्देशांक भी निकाल लूं तो मैं बीडी रेखा का समीकरण आसानी से फाइंड कर सकता हूं। अब मेरी बात सुनो, एक चीज ध्यान रखना, ये अगर एक त्रिभुज है बच्चों ए बी सी, इसका जो अर्धक है ना, इसका जो अर्धक यानी ए बी सी का जो अर्धक है, ए सी भुजा को, अगर ये लेंथ मान लो ए है, ये लेंथ कितनी है, सी है, तो जो ए बी सी का अर्धक है ना, ए सी भुजा को किस अनुपात में विभाजित करेगा, सी अनुपात ए में विभाजित करेगा। यानी जो बी डी अर्धक है वो सामने वाली भुजा यानी उस ए सी भुजा को, यानी ए बी सी का जो अर्धक है वो सामने वाली, अगर ये लेंथ ए है, ये लेंथ सी है, तो इस सामने वाली भुजा को किस लेंथ में अनुपात में विभाजित करेगा, सी अनुपात ए में क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, ए बी भुजा की लंबाई निकाल लेता हूं। ए बी भुजा की लंबाई कैसे आएगी, आप लोग जानते हो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 5 + 1 का स्क्वायर, फिर 1 + 7 का स्क्वायर, ये भाई 6 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, 36। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 64 यानी 100, यानी इसकी लंबाई कितनी आ गई, 10 आ गई। इसी बी सी की लंबाई निकाल लेते हैं, शीर्ष सी मान लिया, तो बी सी की लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों, आप लोग कहोगे सर 5 - 1 का स्क्वायर और 1 - 4 का स्क्वायर, ये 16 + 9 √25 यानी कितना आ गया, 5। ये लंबाई कितनी आ गई, 5। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि अगर ये लंबाई 10 है, ये लंबाई 5 है, तो जो अर्धक है ना, तो इस भुजा को, सामने वाली भुजा को किस अनुपात में विभाजित करेगा, 5, ये वाली भुजा यहाँ रखी जाएगी, 5:10 में विभाजित करेगा। 5:10 यानी किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1:2 में। कहने का मतलब जो डी बिंदु है वो ए सी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1:2 में। यानी बच्चों कहने का मतलब ये ए बिंदु है बच्चों, कौन है, -1,7, ये सॉरी 1, -1, और ये डी बिंदु है और ये सी बिंदु है बच्चों। सी बिंदु क्या है बच्चों अपने पास, 1,4। यानी मेरे कहने का मतलब जो ए और सी बिंदु को ये जो डी बिंदु है ना, वो किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1:2 में क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब डी बिंदु के निर्देशांक आप लोग विभाजन सूत्र से निकाल सकते हो, तो डी के अगर निर्देशांक निकाले जाए, डी के निर्देशांक आप लोग विभाजन सूत्र से जा सकते हो, mx2 + nx1 अपॉन में m + n। आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हो इस चीज को, तो आगे देखिए, 1 × 4 विभाजन सूत्र पता होना चाहिए बच्चों, -2 × 7 अपॉन में 1 + 2। ये देखिए 1 + 1 2, -2 यानी -1/3, 1 × 4 4, -14 यानी -10/3। सही लिख रहा हूँ भाई, ये 1:2 में विभाजित होगा ना, ठीक है। तो 1 2 इधर लिख दिया, 1 4, तो 2 चौकी 8, ठीक है। तो इसका क्या आ गया भाई, इसके अंदर
2:1 में विभाजित कर रहा था, तो इसके निर्देशांक कितने आ गए भाई? इसमें अपने यहाँ गलती कर रहे हैं, एक सेकंड रुकना, 1 सेक। ये कितना आएगा? तो ये 10 आएगा, ये उल्टा लिख दिया ना अपने इसको, सॉरी। ये कितना आएगा भाई? ये 10 आएगा और ये 5 आएगा, तो ये कितना रेशो होगा भाई? 2:1 होगा। ये गलती लिख रहे थे भाई अपने, मैंने बताया ना, ये 2:1 होगा। इसमें देखना भाई ध्यान से थोड़ा सा एक बार, यहाँ से अपनी गलती हो रही है। ये कितना आएगा भाई? ए, ये देखिए, ये सी और ये ए, यानी किस रेशियो में होगा? C:A में। तो ये कितना है बच्चों? -1, -7 है, और ये क्या है? 1,4। मैंने आपको क्या बताया कि ये डी जो बिंदु है किस रेशियो में विभाजित करेगा? इसे 2:1 में विभाजित करेगा। किस अनुपात में विभाजित करेगा? 2:1 में। तो डी की वैल्यू कितनी आई थी? 10 आई थी, और ये 2:1 में विभाजित कर रहा है, तो ये क्या होगा बच्चों? 2 × 1 और 1 × -1। इसको अरेज कर दो पूरा। तो मेरे को डी के निर्देशांक निकालने हैं, तो डी के निर्देशांक निकालने तो मैंने बताया कैसे? 2 × 1 और 1 × -1। नीचे कितना आ जाएगा? 2 + 1। ऐसे ही बच्चों 2 × 4 -1 × 7/3। तो इसके देखो 2 × 1 2, 1 - 1 1, यानी 1/3। 2 चौके 8 -7 यानी 1/3। यानी ये किस बिंदु के निर्देशांक आ गए? डी बिंदु के निर्देशांक आ गए। मैंने आपको एक चीज बताई है, अगर ए बी सी अगर त्रिभुज है, अगर ए सी की लंबाई सी है और बी डी की लंबाई ए है, तो ये जो बी डी अर्धक है वो एसी को किस अनुपात में विभाजित करेगा? C:A में विभाजित करेगा। अर्धक जो है वो किस अनुपात में विभाजित करेगा? अगर ये लंबाई सी है, ये ए है, तो किस अनुपात में विभाजित करेगा? C:A में। तो ये लंबाई 10 थी, ये 5 थी, तो ये अनुपात कितना आ गया? 10:5, यानी 2:1। तो मैंने डी बिंदु के निर्देश का निकाल लिए 1/3 और 1/3। अब देखो बच्चों, अब मेरे को रेखा बीडी का समीकरण चाहिए। मैंने आपको बताया ना, अर्धक मैंने किसको माना है? बीडी का समीकरण। बी के निर्देशांक मेरे पास है, कितने हैं बच्चों? बी के निर्देशांक कितने हैं? 5,1। और डी के निर्देशांक कितने हैं? 1/3 1/3। अब देखो, जिस रेखा का समीकरण चाहिए उस रेखा पे दो बिंदु मिल गए। अगर दो बिंदु मिल जाए तो उस रेखा का समीकरण आप लोग जानते हो क्या होता है? y - y1 = y2 - y1, x2 - x1, x - x1। तो इसको x1 कह दो, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो रखिए वैल्यू, y1 की वैल्यू -1, y2 कितना है बच्चों? 1/3, y1 -1, फिर x2 कितना है? 1/3 -5, x - x। ये बच्चों कैलकुलेट करिए इसको थोड़ा, तो ये -2/3 आएगा, और ये कितना आएगा भाई? -3 5 15 -14/3 आएगा। ये 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, x - 5। ये 14 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, 14y - 14। ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x - 10। इसको इधर ले आओ बच्चों सारे को, तो 2x - 14y, ये 14 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 4 = 0। यहाँ से 2 कॉमन आके 0 हो जाएगा, तो x - 7y + 2 = 0। ये बी डी का क्या आ गया? समीकरण आ गया। क्या आया बच्चों? x - 7y + 2, x - 7y + 2 कौन से समीकरण में पड़ा है? बी ऑप्शन में पड़ा है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या था बच्चों? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। मेरे को किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए थे, उस ए बी सी के अर्धक का क्या निकालना था? समीकरण। मतलब ये त्रिभुज ए बी सी था, इसके क्या दिए हुए थे? शीर्ष दिए हुए थे। मेरे को ये निकालना था अर्धक, यानी कौन ए बी सी का अर्धक, यानी इसको मैंने बी डी मान ली, इसका समीकरण निकालना था। किसी भी रेखा के समीकरण के लिए दो चीजें चाहिए, उस रेखा पर या तो दो बिंदु मिल जाए या उस रेखा की क्या मिल जाए? ढाल। अब इसकी ढाल निकालनी तो मुश्किल थी, तो मेरे को इसका एक बिंदु तो मेरे को पता था बी, तो मैंने क्या करना है? डी बिंदु निकालना है। आप लोग जानते हो ये जो डी बिंदु है ना, ये सामने वाली भुजा को, यानी ए सी भुजा को किस अनुपात में विभाजित करेगा? जो ए बी लेंथ और बी सी लेंथ का अनुपात होगा, उसी अनुपात में क्या करेगा? विभाजित। तो ए बी लेंथ निकाली कितनी है? 10। बी सी लेंथ निकाली 5। तो ये जो अनुपात आ गया, कितना आ गया? 10:5। यानी ये जो डी बिंदु है ए सी भुजा को किस अनुपात में विभाजित करेगा? 2:1 में। अब मैं डी के निर्देशांक निकाल लिए, विभाजन सूत्र से क्या है? 1/3 और 1/3। अब देखिए, किसी भुजा के अगर निर्देशांक मिल जाए, बी पॉइंट के निर्देशांक और डी पॉइंट के, दो बिंदु मिल गए किसी भुजा पे, तो समीकरण निकालना आप लोगों को आता है।
तो उस रेखा का समीकरण किस पॉइंट से निकलेगा, y माइनस वाई वन इजिकल टू वाई टू माइनस वाई वन। ये फॉर्मूले में सभी वैल्यू पुट की, समीकरण आ गया उस रेखा का x माइनस 8y प्लस 2 इजिकल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आपसे पूछा गया 0 3 माइनस 3,0 3,0 शीर्ष वाले त्रिभुज का लंब केंद्र है। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए, इनका लंब केंद्र पूछा है। तो बच्चों देखिए ये त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, a 0 3 माइनस 3,0 ये बी शीर्ष मान लो, और सी शीर्ष क्या मान लो 3,0। तो मैंने बताया था लंब केंद्र जब भी पूछे पहले तो लंबाइयाँ निकाल लो, ए बी लंबाई निकाल लो, शीर्ष दी हो तो कितनी आएगी बच्चों 0 प्लस 3 का स्क्वायर। अरे लंबाई निकालनी है अपने दूरी सूत्र से, तो ये दूरी कितनी आएगी 9 प्लस 9, ये कितना आ गया 3√2। फिर बी सी लंबाई निकाल लो, बी सी लंबाई कितनी आएगी -3 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर यानी कितना आएगा 6, यानी 6 आ जाएगा। फिर ए सी लंबाई निकाल लो, ए सी लंबाई कितनी आएगी 3 9 का स्क्वायर 9 प्लस 9 यानी √18 यानी कितना आएगा 3√2। अब देखो ये आप चीज देखिए, ये 6 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 3√2 आ रहा है। आप लोग ये देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना है बच्चों, इसका स्क्वायर कितना आएगा 18 आएगा, और ये कितना आएगा 18 आएगा, ये बराबर आ रहा है 36 यानी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी किसके बराबर आ रहा है बी सी का स्क्वायर। यानी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर के क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, यानी पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये जो शीर्ष है वो किस त्रिभुज के होंगे, समकोण त्रिभुज के होंगे। और आपको मैंने बताया था अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसका ये बिंदु क्या होता है हमेशा लंब केंद्र होता है। क्या होता है लंब केंद्र। अब देखो बच्चों, तो ये तो अपना ए शीर्ष था, कौन सा बच्चों 0,3, अब देखो ये जो कर्ण बन रहा है, कर्ण किससे बन रहा है इन दो बिंदुओं से बन रहा है, -3,0 और 3,0, और ये क्या हो गया 0,3। तो ये देखो ये शीर्ष जो है ये यही हमारा क्या होगा लंब केंद्र होगा। मैंने आपको बताया था ना, ये देखो ये एक शीर्ष, ये दूसरा शीर्ष, ये तीसरा शीर्ष, जहां पर लंब केंद्र लंब कैसी रेखा से बन रहा है, ए बी रेखा और ए सी रेखा आपस में क्या बना रही है लंब बना रही है। तो ए बी और ए सी का जो कॉमन बिंदु है वो कौन है ए है, ए बी और ए सी आपस में क्या होगी लंबवत होगी, इन दोनों का कॉमन बिंदु कौन है ए, यानी ए ही हमारा क्या होगा लंब केंद्र होगा। क्या होगा लंब केंद्र। आपको बताया था अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका जहां पर लंब बनता है जिस बिंदु पे वही हमारा क्या होता है लंब केंद्र होता है। किस पे लंब बनेगा भाई 0,3 पे बनेगा, आप लोग जानते हो। तो 0,3 हमारा क्या होगा लंब केंद्र होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको 3-4 बार करवा चुका हूँ पहले भी, दोबारा से बता दिया। अब देखिए ये बिंदु 2-4 से रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 1 पर डाले गए लंब का पाद है। एक रेखा बिंदु है 2-4 से, उससे द्वारा रेखा पर लंब पाद का क्या लंब का क्या निकालना है पाद। देखो बच्चों एक रेखा दी गई आपको, रेखा का समीकरण दिया गया है, ये एक बिंदु दिया गया है 2,4, इस रेखा से ना अपने को इस पर लंब डालना है, इस बिंदु से इस रेखा पर क्या डालना है लंब डालना है, और इस लंब पाद के ही क्या निकालने हैं मेरे को निर्देशांक निकालने हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों, अगर किसी बिंदु x1 y1 से किसी रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर लंब डाला गया तो उस लंब पाद के निर्देशांक का फॉर्मूला बताया था x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस a x प्लस 1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने क्या कहा था अगर किसी बिंदु x1 प्लस y1 से किसी रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पर लंब डाला गया तो उस लंब पाद के निर्देशांक क्या होंगे x माइनस x। इस किस रेखा से मिलेंगे इस रेखा के समीकरण से मिलेंगे। एक चीज और होती है इसके अंदर ही, आपसे प्रतिबिंब भी पूछ लेता है, तो प्रतिबिंब जब पूछे तो ये तो इस रेखा के लंब पाद हो गया, प्रतिबिंब जो बनेगा इतनी ही दूरी पर बनेगा। तो ये रेखा अगर मिरर का काम करे तो प्रतिबिंब के निर्देशांक के लिए मैंने बताया था किससे गुना करना, आपको 2 से गुना करना है। ये चीज आपको बताई गई है। अब इसमें देखो x1 और y1 का काम ये करेंगे, ये a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू इसको इधर ले आओ तो कितनी होगी माइनस, सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करिए, x माइनस 2/a, तो y माइनस 4/a की वैल्यू 1,
ए की वैल्यू कितनी है 1 है, पुट कर दो बच्चों। बी की वैल्यू भी 1 है, माइनस ए कितना है बच्चों 1, x1 कितना है 2, बी 1 गुना 4, सी की वैल्यू -1, इसको इधर लेना बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कीजिए, x -2 y -4 1 का भाग दें, ये 2 + 4 6 -5 यानी कितना आएगा बच्चों 6 - 1 5, 5/2 माइनस का 5/2। सबसे पहले मैं इन दोनों को यूज करता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1/2, ये लंब पाद का x कोऑर्डिनेट आ गया -1/2, फिर इसको यूज करते हैं, इसको इधर ले जाओ, ये कितना आएगा 3/2, यानी x कोऑर्डिनेट तो कितना आ गया लंब पाद का -1/2, ये कितना आ गया 3/2। अगर किसी लंब पाद के निर्देशांक x y है तो मैंने क्या कहा था इस समीकरण से निकालने x - x1 y y - y1, तो इससे निकाले कितनी आई -1/2 3/2, तो अपना आंसर कौन सा सी हो गया इसके अंदर, बी ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट देखिए, अपने को इन दो रेखाओं के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। अब देखो दो रेखाओं के बीच की दूरी आपको पता है, अगर ये 2D में है XY में है ना, तो दो रेखाओं के बीच की दूरी तभी ज्ञात कर सकते हैं जब वो क्या होती है समांतर। अगर दो समांतर नहीं है तो उनके बीच की दूरी निकालना, दूरी होती कितनी उनके बीच, अगर समांतर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं कटेगी तो उनके बीच की दूरी क्या होगी 0। आप लोग देखो ये रेखाएं समांतर है क्या, मैंने आपको क्या कहा था ये, और दूसरी रेखा क्या दे रखी है, ये दे रखी है। आप लोग एक चीज देखिए, इसको ऐसे लिख लो पहले तो, नो को इधर ले आओ। आप लोग ये देखिए इसकी जो डाल आएगी ये कितनी आएगी -3/4, और इसकी डाल कितनी आएगी -6/8, और इसको कैलकुलेट करो तो कितनी आएगी -3, यानी दोनों रेखाओं की डाल क्या आ रही है बराबर। अगर दो रेखाओं की डाल बराबर है तो वो क्या होगी समांतर। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच की दूरी आप लोगों को मैंने ज्ञात करनी बताई थी C1 - C2 अपॉन में √a² प्लस b²। ये फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ है। यहाँ से पहले तो इसको थोड़ा सा इसमें से 2 कॉमन ले लो, अगर इस रेखा में से 2 कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा 3x + 4y + 15/2 इज इक्वल टू 0, यही बनेगा भाई। 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेके भाग में चला गया। अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू किसकी है बच्चों, ये वैल्यू तो C1 की है और ये वैल्यू किसकी है C2 की, दोनों वैल्यू। और A की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 और B की वैल्यू कितनी है 4, सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करिए। C1 कितना है बच्चों -9 और C2 कितना है -15/2, a² यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 2 एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 9 में 18, 18 और 15 33, 33/2, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 + 16, 16 का स्क्वायर रूट 25 यानी 5, यानी उत्तर कितना आएगा बच्चों इसके अंदर 33/10। अब माइनस का आएगा, आपको पता है दूरी हमेशा प्लस की होती है, यानी आंसर किस में आएगा प्लस में। 33 में 10 का भाग देंगे, दूरी कितनी आ जाएगी 3.3, यानी ऑप्शन इसका कौन सा सी होगा, सी ऑप्शन। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी तभी निकाल पाएंगे जब वो क्या होगी समांतर होगी। तो समांतर थी अपने को दिख रहा है, तो अपने को ध्यान रखना पहले तो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट क्या कर लो बराबर, कई बार गलती कर देते हैं, तो अपने एक्स और वाई के क्या करो कोएफिशिएंट बराबर कर लो, कर लिए। अब बाद में C1 C2 लेने, अपने क्या करते हैं पहले ही C1 इसको मान लेते हैं और इसको C2 मान लेते हैं, तो इस कंडीशन में 9 - 15 करके अपने क्वेश्चन को क्या कर देंगे गलत कर देंगे, और वो ऑप्शन पक्का पेपर में पड़ा होगा जो आप करोगे ना 9 - 15 वाला, वो ऑप्शन डेफिनेटली पेपर में देगा, और 9 - 15 से अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना पहले तो एक्स और वाई के क्वेश्चन बराबर कर लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो C1 C2 और A B रख के इस फॉर्मूले में पुट करने आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगर ये तीन रेखाएं संगामी है तो A की वैल्यू बताइए। अभी आपको क्वेश्चन कराया था, अगर संगामी है तो A1 B1 C2 A2 B2 C2 A3 B C3 के बराबर किसके आएगा। अगर तीनों रेखाएं संगामी है तो आपने ये कर सकते हैं 3 - 1 -2 5A - 3 2 1 -3, इनका जो सारणिक मान आएगा वो कितना आएगा 0। ये देखो A1 B1 कितना है -1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 और C2 A3 B3 और C3, इनका सारणिक मान कितना आएगा 0, क्योंकि रेखाएं क्या है संगामी। इनका सारणिक मान निकालना आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है, कितना आएगा -3A + 3, फिर माइनस लगाइए बच्चों, यानी -1 आएगा, यानी प्लस का 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करिए -15 प्लस के 6, फिर बच्चों -2 5 - 2A इज इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट कीजिए -9A + 9 -9, ये -10 का प्लस का 4 है। यहाँ से देखिए -9A + 4 है यानी -5 है, ये 9 से 9 कट गया,
ये 10 इधर जाके प्लस का हो गया, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, डी ऑप्शन सही होगा। तो कुछ भी नहीं था, अगर रेखाएं संगामी है तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इनका जो सारणिक मान आएगा वो कितना आएगा 0। तो इस सारणिक मान को सोल्व किया, ए की वैल्यू कितनी आ गई -2। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अपने को ये क्वेश्चन आपको खुद करना है क्योंकि मैंने अभी करवाया था, अभी ये पीछे वाला जो क्वेश्चन करवाया था ना, बिंदु 2 4 से इस रेखा पर डाले गए लंब का पाद है, तो ये सेम क्वेश्चन है बच्चों। इस रेखा से इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब का पाद है, तो ये क्वेश्चन खुद करोगे आप लोग। हाँ ये देख लीजिए बच्चों, बिंदु 4 -13 से इस रेखा पर डाले गए निष्पेक्ष प्रतिबिंब, देखो बच्चों इस रेखा के निष्पेक्ष प्रतिबिंब बिंदु 4 -13 से इस रेखा के निष्पेक्ष प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब मैंने बताया था ये रेखा जो है वो किसका काम करेगी, शीशे का काम करेगी। किसका काम करेगी, शीशे, मिरर का काम करेगी। ये मान लो बिंदु इस पे L दूरी पर है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो भी कितनी दूरी पर बनेगा, L दूरी पर बनेगा। इसके प्रतिबिंब के निर्देशांक XY मान लेता हूं। मैंने बताया था इसके प्रतिबिंब के निर्देशांक किस समीकरण से मिलते हैं, जो अभी लंब वाला किया था, लंब पाद वाला, बस वैसा ही है कुछ, तो लंब पाद वाले से ही करेंगे जैसे। तो इसके प्रतिबिंब जो है, अगर x1 और y1 इस रेखा के निष्पेक्ष प्रतिबिंब चाहिए तो किस समीकरण से मिलेंगे, वो इस समीकरण से मिलेंगे, आपको बताया गया था। बस इसमें लंब पाद के अंदर अपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन जब प्रतिबिंब पूछे तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही फर्क है बच्चों। देखो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने लंब पाद निकाला था, तो लंब पाद में मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन अब क्या पूछा गया है, प्रतिबिंब पूछा गया, तो मैंने 2 से गुना कर दिया। अब देखो x1 किस बिंदु के निकालने हैं, 4, ए की वैल्यू कितनी है 5, वैल्यू पुट करिए बच्चों। अब y -13 माइनस प्लस 13 बटे में b कितना है बच्चों, y का निर्देशांक 1, a कितना है 5 इंटू 4, b कितना है 1 इंटू -13, c की वैल्यू 6 बटे में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया x -4 बटे 5, y प्लस 13 बटे 1, ये देखिए ये -2, 5 चौक 20, 20 और 6 26, 26 -13 13, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 26 हो जाएगा। 13 दूना 26, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया -1। अब देखो पहले इसको -1 के बराबर रखेंगे, फिर इसको -1 के बराबर रखेंगे, तो x -4 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, -5 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, कितनी आ गई 1। ऐसे ही बच्चों y प्लस 13 को किसके बराबर रखोगे, -1 के, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -14। मैंने इसके प्रतिबिंब क्या माने थे, XY माने थे इस बिंदु के, इस रेखा के निष्पेक्ष, तो प्रतिबिंब कितने आ गए 1, -14, 1, सॉरी -1 आएगा, सॉरी -5 + 4, हाँ -1, -14, ये इसके क्या आ गए, प्रतिबिंब आ गए, किसके, इस बिंदु के, इस रेखा के निष्पेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज विकर्ण रेखाओं तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण रेखाओं x + 3y = 4 तथा 6x - 2y = 7 के अनुदिश हो, तो यह आवश्यक रूप से होगा। एक रेखा के विकर्ण एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के अपने को क्या दे रखे हैं बच्चों, x + 3y = 4 तथा 6x - 2y = 7 के अनुदिश है, विकर्ण दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, विकर्ण दे रखे हैं, तो यह आवश्यक रूप से होगा। तो बच्चों एक चीज याद रखिए, मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा यहाँ पर, आपको ये पता है अगर किसी त्रिभुज, कोई अगर समचतुर्भुज है तो इसके विकर्ण हमेशा क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अगर सॉरी वर्ग है वो क्या होते हैं, उसके वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण भी हमेशा क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, लेकिन आयत के विकर्ण क्या नहीं होते, लंबवत नहीं होते। अगर ये विकर्णों के अनुदिश है तो मैं इसकी अगर ढाल निकाल लूं तो ढाल कितनी आएगी बच्चों, इसकी ढाल आएगी 1/3, और इसकी ढाल कितनी आएगी बच्चों, 6/2 -2, यानी ढाल कितनी आएगी 3, यानी इन दोनों ढालों का गुणा कितना आ गया, इन दोनों ढालों का गुणा कितना आ गया, -1 आ गया, यानी विकर्णों की जो भुजाएं, विकर्ण है
यानी इसके जो समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की ढाल है वो कितनी है, उनका गुना कितना आ गया -1। अगर किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या हो, लंबवत हो, क्या हो, लंबवत, या तो क्या होगा, वर्ग होगा, या क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। अब देखो वर्ग होने के लिए उसकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, लेकिन समचतुर्भुज के लिए ऐसा, समचतुर्भुज के लिए भी कंडीशन क्या होती है कि चारों भुजाएं बराबर होगी, और क्या होगा वो, अब देखो ये आयत तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आयत में तो ये आवश्यक रूप से या तो वर्ग होगा या क्या होगा, समचतुर्भुज होगा, क्योंकि अब देखो वर्ग होने के लिए भुजाएं की क्या होती है उसके अंदर, वर्ग होने के लिए ये आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, लेकिन अपने वर्ग कह नहीं सकते, क्या पता वो समचतुर्भुज हो, लेकिन आवश्यक रूप से क्या होगा, आपसे पूछा गया आवश्यक रूप से, मतलब वो नेसेस होगा ही होगा, तो वर्ग उसको कहना पॉसिबल नहीं है, वर्ग तब तक नहीं कह सकते जब तक कि उसकी शेप अपने को पता नहीं हो, लेकिन अगर भुजाएं क्या लंबवत, या तो वो वर्ग होगा या क्या होगा, समचतुर्भुज होगा, लेकिन आवश्यक रूप से वो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अगर किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, लंबवत, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, लंबवत, वो या तो क्या होगा, वर्ग होगा, या क्या होगा, समचतुर्भुज, लेकिन वर्ग होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता और नहीं, लेकिन वो समचतुर्भुज आवश्यक रूप से पूछा, मतलब जरूरी है क्या, होगा ही होगा, तो वो आवश्यक, क्योंकि कोई भी समचतुर्भुज है वो वर्ग तो होता ही होता है, तो ये क्या होगा, वर्ग, सॉरी, कोई भी वर्ग है वो क्या होता है, समचतुर्भुज तो होता ही होता है, यानी ये समचतुर्भुज तो आवश्यक रूप से होगा ही होगा। तो ये आज के लिए अपना इतना ही बहुत है भाई, बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए अपना थैंक यू, ओके, थैंक यू।